अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूं, वसीम मज़हर अली अभी आपके लिए कीबोर्ड पर पीस प्ले कर रहे थे और बहुत मज़ा आया। ब्यूटीफुल, तबीयत खुश होगी। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम में आपसे मुलाकात हर पीर को होती है। फ़ोरम होता है विलिंग वेज़ का, और विलिंग वेज़ फेसबुक पेज पे हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आप जानते हैं कि 71 जेल रोड पर हमारे हस्पताल के 2 यूनिट्स हैं। बज़ाहिर उनका आपस में कनेक्ट, उनका इकट्ठा होना समझ नहीं आता, मगर जैसे भी बड़े हस्पताल होते हैं उनमें मुख्तलिफ शोबे काम कर रहे होते हैं। तो हमारे इस हस्पताल में विलिंग वेज़ की साइड पर नशे के मरीज़ों का इलाज होता है, और साइकियाट्रिक नफ्सियाती प्रॉब्लम्स के साथ जो लोग होते हैं उनका इलाज होता है। इसके अलावा जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोगों को नफ्सियाती मसाइल होते हैं या उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, किसी भी शोबा है ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स को अबूर करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए ज़िंदगी को, तो ये काउंसलिंग फैसिलिटी भी है विलिंग वेज़। मगर साथ में वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव सम एमिनेंट टॉप नॉच physicians working right beside willing ways। यानी एक तरफ बिल्डिंग में वो हैं नशे के मरीज़ों के इलाज, तो मगर साथ ही जो ज़ियाबीतस के मरीज़ हैं या डायबिटिक पर्सन हैं उनका भी इलाज हो रहा है। तो हमारे डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के फेसबुक पेज डायबिटीज़ पाकिस्तान पे आप हमारे कंसल्टेंट्स की राय सुनते रहते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ की फील्ड जो एंडोक्रिनोलॉजी से बहुत जुड़ी हुई है, वो मेडिसिन से बहुत जुड़ी हुई है। तो जो इंटर्निस्ट होता है या मेडिकल स्पेशलिस्ट होता है, वो अमूमी जो मुआशरे में उस वक्त बीमारियां चल रही होती हैं, आप समझ लीजिए कि जनरल प्रैक्टिशनर और मेडिकल कंसल्टेंट ये गेट कीपर्स हैं। ये सबसे पहले उनके पास मरीज़ आते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर जावेद इकबाल, जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन भी हैं और फेलो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट भी हैं, और क्योंकि रोज़मर्रा प्रैक्टिस भी करते हैं, और इसके अलावा लाहौर के एक बड़े हस्पताल में बतौर प्रोफेसर दरसो तदरीस का काम भी मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ करते हैं। और वहाँ पे उस मेडिकल कॉलेज में जो उससे मुल्हिका हस्पताल है, वहाँ पे ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट भी करते हैं। तो हमने डॉक्टर जावेद इकबाल को आज दरख्वास्त की है कि वो हमें कोरोना वायरस, जो कि एक पैंडेमिक वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है और लोगों की इसके मुतालिक बहुत ही इबहाम है, उसके मुतालिक बताएं। डॉक्टर जावेद इकबाल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच डॉक्टर एजाज कुरैशी। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि इस अहम टॉपिक के ऊपर आपने गुफ्तगू के लिए मुझे मदऊ किया है, और आज हम इसके हवाले से बात करेंगे। तो कोरोना के बारे में अब कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन में करा देता हूँ। जी। तो ये 2019 में जो ये एक चाइना में वायरस शुरू हुआ है, बेसिकली ये एक जूनोटिक इन्फेक्शन है। जूनोटिक इन्फेक्शन हम उस इन्फेक्शन को कहते हैं जो उसका तल्लक एनिमल्स के साथ होता है, और एनिमल्स टू ह्यूमन ट्रांसमिट हो रही होती है। यानी आपके घर के जो करीब करीब एनिमल्स रहते हैं, वहाँ से इन्फेक्शन फैल के इंसानों तक आती है। तो अब ये जो 2019 वाला इशू हुआ, इसमें यह कि शुरू में तो ये था कि ये जो आपके बैट्स होती हैं, चमगादड़ें हैं, इनके थ्रू ये वायरस ट्रांसमिट होता था टू ह्यूमन बीइंग। तो अभी ये जो चाइना में अटैक शुरू हुए, इसमें फिर ह्यूमन टू ह्यूमन
अच्छा। ट्रांसमिशन शुरू हो गई। और ये जो वायरस है इसको हमने नोवल कोविड-19 का नाम दिया। ये जो नोवेल जिससे इस वक्त लोग जिससे इन्फेक्ट हो रहे इन्फेक्ट हैं। इसको नोवल कोरोना का नाम दिया। इसका जो स्ट्रेन है वो बाकी इसकी जो स्ट्रेन से बाकी जो स्ट्रेन से उनसे डिफरेंट था, इसलिए इसको novel कोरोना वायरसेस पहले भी होते पहले भी होते हैं, लेकिन ये जो वायरस है ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होना शुरू हो गया। और ये जो वायरस है अब जब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन शुरू हो गई तो फिर उसके साथ आप देख रहे हैं कि ये कई सारे ममालिक में ये फैलता गया, बिकॉज जो माइग्रेशन होती लोगों की एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं और फिर एयरपोर्ट्स के थ्रू और बहुत सारे और दरमियान में सोर्सेज हैं जिनके थ्रू इसने अब बहुत सारे मुल्कों को इन्वॉल्व कर लिया है। और जो डेथ रेट है उसका इटली में बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेथ्स हुई हैं। जो भी उसकी रीज़न्स होंगी डेफिनेटली उस पर भी अभी काम हो रहा है, रिसर्च बहुत हो रही है जी। जब इस तरह का एपिडेमिक फैलता है तो फिर उस पर रिसर्च होती है। अगर आप याद करें 2006 तो उस वक्त मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में काम कर रहा था, उस वक्त डेंगू के केसेस आने शुरू हुए थे जी। तो उस वक्त डेंगू के और मलेरिया के केसेस मिले जो ले आते थे, एग्जैक्ट पहचान नहीं कर सकते थे कि डेंगू का केस है या मलेरिया का केस है। लेकिन जब ये सिलसिला आगे चलता गया और केसेस आते गए तो फिर डेंगू के हवाले से गाइडलाइंस भी बन गई, फिर उसको रिकग्निशन के टूल्स भी आ गए, उसकी टेस्टिंग भी अवेलेबल होने लग गई। तो वो जो एक सिस्टम है वो इवॉल्व हो जाता है। अब जब भी कोरोना 2019 में आया और जस्ट अभी हम मार्च में बैठे हैं 2020 में, तो अभी तक रिसर्च जारी है, गाइडलाइंस बन रही हैं, तजर्बात हो रहे हैं। तो अगले कई सालों में ये फिर सारी चीज़ें सामने आएंगी कि क्या इसकी एग्जैक्ट एटियोलॉजी है, किस वजह से वहाँ अमवात ज़्यादा हुई, किस वजह से वहाँ किसी और जगह अमवात कम हुई है। इस पे भी रिसर्च हो रही सारी। और कौन सी मेडिकेशन जो है उनका बेनिफिट हुआ है और कौन सी मेडिकेशन का बेनिफिट नहीं हुआ। तो ये सारी बातें अब आहिस्ता आहिस्ता खुलती जाएंगी। साइंस है, जब कोई चीज़ ऐसी आती साइंसदान बैठ जाते हैं सर जोड़ के। और इस वक्त भी लाहौर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में प्लानिंग्स हो रही हैं कि हमने कैसे पेशेंट्स को लेना है, कैसे उनकी केयर करनी है, डॉक्टरों को कैसे सेव करना है, वगैरह वगैरह। डॉक्टर साहब, इसके ऊपर आपने डॉक्टर जावेद इकबाल ये फरमाया कि सर जोड़ के बैठ जाते हैं साइंसदान। बिल्कुल। तो अब मसला ये है कि कोरोना वायरस क्योंकि ये ग्लोबल दौर है, ग्लोबल दौर है, ये इंटरनेट का दौर है, ये डिजिटल मीडिया का दौर है, बिल्कुल सही है। तो खबरें जहाँ कहीं भी बड़ी तेज़ी से आ रही होती, तेज़ से आ रही होती। मैं जो सवाल करना चाहता हूँ आगाज़ में वो ये है कि इसके ऊपर बहुत एम्फेसिस है और इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी है, यानी मुतज़ाद राय भी है। बरतानिया वाले कहते हैं कि काम चलाई रखो, कोई काम ना रोको, सब लोग अपनी ज़िंदगी को उसी तरह चलाएं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी दुनिया कहती है कि तालीमी इदारे बंद, जो है और जो मराकज़ हैं वहाँ पे कोई इज्तमा ना करो, हत्ता कि मस्जिदों में इज्तमा न करो। वेटिकन सिटी रोम में जो क्रिश्चियंस का है वहाँ पे कोई इज्तमा नहीं, एयरपोर्ट्स बंद, और उसके बाद दीवार गिरिया जो है वहाँ पे यरूशलेम में वो खाली, उधर मक्का में, मदीना में। तो ये आइसोलेशन जो है या दूर दूर, क्यों दूर दूर रहंदे हो हजूर मेरे को, ये कितना ज़रूरी है कोरोना वायरस की बीमारी से बचने के लिए? देखिए, कोरोना वायरस में जो आपने बात की कि कुछ ममालिक जो हैं वो कहते हैं कि काम जारी रखो, जहाँ तो इफ़ेक्टिव सर्वेलेंस पॉसिबल है, जहाँ पे आपने एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग करके एक रूल्स के तहत लोगों को आने देना है, और अगर उनमें कोई भी लामात ऐसी पाई जाती तो आपने उनको आइसोलेट कर देना 14 डेज़ के लिए। वहाँ तो आपकी कारोबार ज़िंदगी जो है वो चलता रहेगा। लेकिन अब जैसे हमारे यहाँ आप देखें कि फैमिलीज़ बाहर जाती हैं, ईरान भी जाती हैं, चाइना में हमारे बहुत से लोगों का बिज़नेस है, हमारे बहुत से लोग जो हैं वो यूके और उस साइड से भी ट्रैवल करके आ रहे हैं। अच्छा, इटली में भी हमारे लोग वर्क करते हैं। अभी खुशाब के बारे में मैंने एक केस के बारे में सुना, जहाँ से आप, मेरा लिंक भी है, लिंक है, तो वहाँ से मैंने सुना कि वो कोई इटली का कोई पेशेंट आया हुआ वहाँ पे, और ये अभी डिटेल तो उसकी आ जाएगी मीडिया पे। तो कहने का मतलब ये है कि इटली में वो काम करते थे और मुझे मेरे किसी वहाँ रिश्तेदार ने बताया कि वो 2 लोग थे, तो उनमें से एक तो ट्रेस हो गया, एक का नहीं पता लगा कहाँ गया वो, तो 2 ही काम वहाँ करते थे। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पे हम इफ़ेक्टिवली कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस नहीं कर सकते,
यहाँ प्रॉब्लम इजाज़ भी इस तरह नहीं है कि एक पेशेंट को ही आइसोलेट करना है, उस पेशेंट से जो जो मिलता गया है और सबकी स्क्रीनिंग ज़रूरी है, उन सबको आइसोलेट करना ज़रूरी है। वो एक्सपोजर हो गया ना एक तरह से। अब वो अगर कन्फर्म्ड होता है तो उन सब के भी टेस्ट चेक करने वाले ज़रूरी हो गए, वो भी आइसोलेट होने ज़रूरी हो गए। तो इसका मतलब है कि ये पूरी चेन को ट्रेस करना ज़रूरी हो जाता है। अब आप बच्चे स्कूल में भेज रहे हैं, वहाँ पे हम छोटी से ये नहीं कह सकते कि जो बच्चे सारे आ रहे हैं वो किसी ऐसे एरिया से नहीं आए एक्सपोज। बच्चे भी मुतासिर हो जाते हैं, बच्चे भी मुतासर हो सकते हैं, लेस परसेंटेज मुतासर होती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। 2% से ज़्यादा मुतासर नहीं हो रहे, लेकिन जो मुतासर हो रहे हैं वो शदीद उनमें लामात आ रही है। तो उनके पेरेंट्स बाहर से आ सकते हैं, इस तरह से जो एक्सपोजर है वो बढ़ सकता है। तो एज ए रिज़ल्ट हुकूमत को ये एक्शन लेना पड़ा है कि स्कूल्स को बंद करना पड़ा है, और मेडिकल स्कूल्स को, हॉस्टल्स को, सबको उनको बंद करना पड़ा अल्टीमेटली। अब तो इवन जॉब जो प्लेसेस हैं वहाँ पे ये है कि एम्प्लॉइज़ को वो मिनिमम कॉल कर रहे हैं। इवन जो आपका लोअर लेवल का स्टाफ है जहाँ पे जो काम करता है हॉस्पिटल में और इधर उधर जगहों पे, उनको भी कम मिनिमम लेवल पे लेके जा रहे हैं ताकि मिनिमल एक्सपोजर हो। अब एक्सपोजर जो है वो कैसे होता है? ड्रॉपलेट। हमारे यहाँ लोग जब छींकते हैं, जब खांसते हैं, तो वो इस चीज़ का ख्याल नहीं करते कि उन्होंने टिश्यू पेपर रखना है सामने या मास्क रखना है। अभी इस वक्त जबकि वबा अपनी पीक पे है, इस वक्त भी जो हम पेशेंट देखते हैं वो जब तक खांसी करके दिखा नहीं ना लेते तब तक उनकी तसल्ली नहीं होती। उन्होंने आपके ऊपर खांसी करके समझाना होता है कि ऊपर ही खांसते हैं, हाँ क्या हमें खांसी हो रही है। तो इसलिए इस किस्म के माशरे में बहुत ज़्यादा आपको मैयज़ लेने पड़ते हैं। तो इसलिए जो आपने डिफरेंट ओपिनियंस की बात की, वो डिफरेंट ओपिनियन इसी वजह से हैं कि हर एक ने अपने हिसाब से चलना है ना। तो हमारे मुल्क के हिसाब से मेरे ख्याल ये स्ट्रेटजी ठीक है कि लॉकडाउन वाली। आइसोलेशन है, बहुत फ्री कांटेक्ट ना हो। लोगों को हमारी यहाँ पे मेरी एडवाइस है, मेरी गुजारिश है कि हॉस्पिटल में अननेसेसरीली ना जाएं। आपको दूसरे किसी मरीज़ से इन्फेक्शन लग सकती है, ये आपके लिए बेहतर है। यानी अगर आपका जो छोटे मोटे जो इलेक्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए आप अपने आप को इस मामलात को पोस्टपोन कर लें, और जो एमरजेंसी विज़िट है वो ज़रूर करें। हमारे पेशेंट्स को अगर देखें, कोई पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, और इस वक्त उसको कोई घुटनों की दर्द है जो कि उसके मोटापे की वजह से है, तो उसके लिए विजिट करना उसको डिले किया जा सकता है। उसके लिए घर बैठे पेन एक सवाल है, इसका जवाब बड़ा मुश्किल सा मुझे तो लगता है। आप बताइए, कब तक डिले करते रहें? कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? ये कब हमें पता चलेगा कि चाइना में एक चोटी बन के अब वो जोर टूट गया, इटली में एक चोटी बन के अब जोर टूट गया, या कहीं और, या पाकिस्तान में तो अभी हम ये कह रहे हैं नहीं हुआ अभी तरह। पाकिस्तान में भी मैं समझता हूँ जब ये जो मौसम चेंज होगा तो मेरा ख्याल है कि वायरस मर जाएगा। क्योंकि वायरस की अपनी जो लाइफ है वो भी जब वो 26-27 डिग्री सेंटीग्रेड को एक्सपोज होता है तो वो उसके अंदर उसकी डेथ हो जाती है। इसीलिए लोगों को मशवरा दिया जाता है कि गर्म पानी से गरारे करें और अपने आप को वार्म अप रखें, और ये चीज़ें हैं तो ये प्रिकॉशंस के अंदर आ रही हैं। तो इसलिए इसी तरह जो उसका सरफेस के ऊपर जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसका लिविंग टाइम है वो भी थोड़ा है। अब ये 10 आवर्स है अगर आप मेटल्स की बात करें। अच्छा। और मेटल्स को अवॉइड करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे ATM मशीन का बहुत ज़्यादा यूज़, आपका ये जो दरवाज़ों से आप दरवाजे खोलते हैं हैंडल्स, ये सोर्स है स्प्रेड का। तो इनको हर वक्त दस्ताने पहन के रखें, क्या ग्लव्स पहन के रखें वाकई? अगर आपको मजबूरी है तो। हाँ नहीं क्यों, तो क्या ये भी हो सकता है। हाँ ये भी हो सकता है। मोढ़ा मार के लंघ गई। हाँ बिल्कुल। तो वो आप मोढ़ा मार के जो है दरवाजा खोलें। अरे क्या बात, मतलब वेरियस टूल्स आपको यूज तो करने पड़ेंगे। हम इस चीज को यूज तो नहीं थे। ये अब टच किया दरवाजे को हमने, हाँ जी, और अगर कोई पहले किसी इन्फेक्टेड ने टच किया हुआ था और आपसे कोई 10 आवर्स के अंदर किया हुआ था, इसीलिए तो वो कहते हैं कि पब्लिक प्लेसेस पे कम जाएं। भाई पब्लिक प्लेस पे क्यों कम जाएं? रीज़न, वहाँ कोई इन्फेक्टेड मरीज़ अगर जो है वो यूज़ करके गया कोई चीज़ और आप उसी ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहे हैं तो चांस है कि आप में इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो जाएगी। तो आपने मिनिमाइज़ करना है। आप देखिए एब्सोल्यूट सेंस में कोई आइसोलेशन प्रोटेक्शन नहीं होती। अच्छा। लेकिन हर चीज़ को आप अपने लेवल पे एक बेस्ट एफर्ट ज़रूर करते हैं।
ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जब कोई बंदा इससे इन्फेक्ट हो जाता है, उसमें बीमारी आ जाती है, सही, तो डॉक्टर को कैसे पता चले और आम आदमी को कैसे पता चले? मोस्ट केसेस एसिम्प्टोमेटिक भी है, कोई पता नहीं चलता? कोई पता नहीं चल सकता, ऐसा नहीं। तो उनको फिर एक्सपोजर से आइडिया लगाना होगा आपको। लेकिन सेकंड ये कि कुछ लोग जो नहीं, जब उसमें कोई अलामत ही नहीं है तो फिर वो किसी और को भी तो नहीं ना ख़राब कर सकते। एसिम्प्टोमेटिक कैरियर तो हो सकता है ना, अच्छा, ऐसा हो सकता अगर इनक्यूबेशन पीरियड में से गुजर आए। ये ज़रा टर्म्स बताएं। हाँ, अब मैं इसको एसिम्प्टोमेटिक explain कैरियर एक बताएं, हाँ। और इनक्यूबेशन दूसरा बताएं। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब हम ये लेते हैं कि जैसे किसी पेशेंट ने आज किसी जगह से इन्फेक्शन एक्वायर की, से चाइना में कुछ आप गए हुए थे, वहाँ एरिया में एपिडेमिक फैला हुआ था कोरोना का, उन्होंने वहाँ से वायरस ले ली, अपनी टिकट ली, वापसी की, वापस तशरीफ ले लाहौर में, उनके अंदर है वायरस? वायरस अंदर है। अब 14 दिन का पीरियड है, वायरस की लामात ज़ाहिर हो जाएंगी। अच्छा, 14 दिन से पहले हो सकता है ना हो, तो एसिम्प्टोमेटिक है, कैरियर तो है ना, मगर दूसरे को लगा सकते हैं। दूसरे को लगा सकते हैं। सो इसलिए उनको एयरपोर्ट पे आइसोलेट करना ज़रूरी है कि आप बैठे हैं यहाँ पे, जब बुखार 14 भी दिन नहीं होगा उनको? बुखार भी उस वक्त एसिम्प्टोमेटिक, कोई सिम्टम नहीं। कोई सिम्टम नहीं। आपने बिठा लिया, अब आपने एक सस्पेक्ट कर लिया ना एक पेशेंट। अच्छा, ये जो एक बात चल रही थी कि टेम्परेचर पहले चेक करें एयरपोर्ट पे, फीवर हो तो उसको रोकें और फीवर ना हो तो ना रोकें, ये बात भी सही नहीं है। ये तो उसकी वजह ये है कि जिसको भी फीवर होता है वो 2 गोलियां पैरासीटामोल खा के आता है, तो फीवर से तो हम नहीं आइडिया लगा सकते ना। तो आपको 14 डेज के अंदर उसके अंदर लामात ज़ाहिर होनी है, अगर नहीं हुई तो फिर उसको आप क्लियर कर दें। मैक्सिमम 24 डेज है, यानी 2 to 14 इज़ कॉमन। 2-3 डेज में सिम्टम्स आ जाती हैं आम तौर पे, लेकिन 14 दिन में इधर है। और वैसे जो लिटरेचर में आ गया वो 24 डेज़ का भी है, 24 डेज़ तक भी ऐसा हो सकता है इन इलामात आ जाए। इलामात क्या आनी है? सबसे कॉमन इलामात आई है कफ, खांसी, खुश्क खांसी। सेकंड नंबर पे फीवर है। डॉक्टर साहब, वो तो जो है कई हमारे वैसे ही जो हाँ, कोरोना से पहले भी खांसी के लोगों शकीन को होते हैं। मतलब घर में घुस रहे हैं तो उन्होंने घुसते ही करना यानी बताने के लिए। हाँ, बताने सही है। कई दफ़ा लोग किसी को देख के भी ऐसे करते हैं। हाँ, और कोई खंगूरा भी मार देते हैं। हाँ, कि हाँ भाई ज़रा होशियार है ना। तो ये खांसी की कोई ख़ास टाइप है? खुश्क खांसी है ये, अच्छा, ड्राई कफ है, इरिटेटिंग है, मुसलसल है। अच्छा, ये वो वाली नहीं है कि एक दफ़ा आपने बता दिया कि मैं आ गया हूँ, ये मुसलसल वाली खांसी है, इरिटेटिंग कफ है। ओके। और इसके साथ फीवर है और कुछ लोग का सांस ख़राब होता है, सांस लेने में दुश्वारी? सांस लेने में दुश्वारी, सांस फूलना शुरू हो जाता है, सेचुरेशन ड्रॉप कर देती है, ऑक्सीजन ड्रॉप कर सकती है। सबसे अहम ये 3-4 इलामात है। इसके अलावा कुछ इलामात है, जैसे कुछ लोगों का पेट ख़राब हो सकता है, 10% लोगों का। अच्छा, कुछ 15% ऐसे भी हैं जिनको कुछ फ्लू की या बाकी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आ सकती हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली ये फ्लू के साथ प्रेजेंट नहीं करता। अच्छा, जैसे ज़ुकाम होता है उस तरह नहीं है? उस तरह नहीं करता ये। हालांकि आजकल ज़्यादा ज़ुकाम, एक तरह का ज़ुकाम भी बहुत फैला हुआ है जी, दोनों साइड बाय साइड में कोरोना के, इतना ही फ्लू भी फैला हुआ है। क्योंकि ज़ुकाम का तो सीज़न है, हाँ, उसका पहला सीज़न है, वो बदल चेंज ऑफ मौसम सीज़न, बदल बदलते मौसम से बदल, तो वो अपनी जगह चला हुआ है, लोग उससे भी परेशान हैं और वो फिर कोरोना के साथ मिक्सअप करते हैं अपनी सिम्टम्स को और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इसमें किसी ने बड़ा अच्छा जोक लिखा, तो उसने कहा सबसे ज़्यादा जो ये स्प्रेड का मोड है, मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ कोरोना, वो फेसबुक और व्हाट्सएप है। इसलिए कि पैनिक इतना क्रिएट हो गया। हालांकि कोई परेशान होने वाली बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल। ये तो आपको पता है, बड़े बड़े लीडर भी कहते हैं। घबराने की बात इसलिए नहीं है कि देखिए 2% मोर्टेलिटी है, मगर वो ये भी कहते हैं कि सुकून सिर्फ कब्र में ही है। चलिए खैर, आगे चलते हैं। 2% मोर्टेलिटी जो है वो आईसीयू की मोर्टेलिटी वैसे भी 2% होती ही होती है, तो आईसीयू में जो पेशेंट जाएगा वही 2% मोर्टेलिटी भी आएगी। ये डॉक्टर साहब आपने बहुत काम की बात की है कि अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट है, बहुत ही बुरी हालत में है पेशेंट, और वो आईसीयू तक चला जाता है, तो वहाँ पे जितने भी मरीज जाते हैं उनमें 100 में से 2 जो हैं दुनिया से चले जाते हैं। तो इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई होता है। और अगर मैं समझता हूँ, अगर हम इसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे मतलब एक फ़िक्र लाक होती है एज ए फिजिशियन, जी,
आपको पता है, जब ना फिजिशियन होता है या डायबिटीज एंडोक्राइन इन सब फील्ड में काम करता है, हमारी पहली विश ये होती है कि पेशेंट्स का हम भला और वक़ा में होता है, और फ़िक्र भी उनके हिसाब से ही होती है कि कोई पेशेंट मिसमैन ही ना हो जाए जी, कोई अंडर डायग्नोज ना हो जाए, कोई मिस डायग्नोज ना हो जाए। अब प्रॉब्लम आएगी नॉन कोरोना इलनेसेस को से एक पेशेंट जो है उसको निमोनिया है, लेकिन कोरोना निमोनिया नहीं है, वो वायरल नहीं है, लेकिन जब पैनिक इतना क्रिएट हो गया होगा तो वो भी एज सच बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं उनको, जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं उनमें जो लोग हैं उन हो सकता है कि उसको उस तरह से रिसीव ना करें, वार्म वेलकम ना दे जैसे पहले देते आ रहे थे। फियर बहुत ज़्यादा हो गया होगा ना, जूनियर डॉक्टर्स में भी ये फियर फैल जाएगा। आल दो मैंने आज हमने जो मेडिकल कॉलेज में आजकल मुझे उसको सारे को देखना पड़ता है, ये जो सिस्टम चल रहा है, जो कोरोना के हवाले से इंतज़ाम चल रहे हैं जी, तो आज मैंने जब ये हमने एक उसका अलहदा क्लिनिक बनाने का सोचा है कि उसको ट्रायल क्लिनिक बनाया जाए जहाँ पे रेस्पिरेटरी इलनेसेस के मरीज़ को देखा जाए। तो वहाँ पे मैंने कहा कि भाई ये मतलब जो पोस्ट ग्रेजुएटीनीज़ हैं वो उनमें से कौन वहाँ ड्यूटी करेगा, तो एक रोस्टर बना लें, 1 by 1 सारे कर लें इधर वे। दूसरा ये भी बड़ा मुश्किल है, 1 by 1 सारे करने का मतलब है कि ज़्यादा लोग एक्सपोज हो जाएंगे, और दूसरा ये था कि भाई एक करे और दूसरे पर भी बैक फोर्स में रहे, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर उसको करें, उसको रिप्लेस करें। तो मैंने देखा कि खुद जो है 1-2 मेरी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने खुद वॉलंटियर किया, उन्होंने कहा जी मैं करूँगी। आई एम सरप्राइज्ड एंड आई एम इम्प्रेस्ड। ज़बरदस्त। मैं इतना जज्बा जो है बड़ी बात है, जिस कौम में ये जज्बा हो, मैं नहीं समझता उस कौम को कोई शिकस्त दे सकती वायरस। सही बात। सबसे बड़ी बात है तो ये हमारे जो जूनियर और यंग जो डॉक्टर्स हैं जो डेडिकेटेड हैं, अगर उनके इस तरह के हौसले बुलंद हैं तो फिर तो हमें कोई ख़तरा नहीं है, बेशक। और इंशाल्लाह वी विल फाइट अगेंस्ट द वायरस। और कोई डेंगू भी था तो पहले तो नहीं पता लगता था किसी को क्या है, सब खौफ और आस में मुबतला हो जाते थे, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है डॉक्टर्स की जब अवेयरनेस उसके बारे में बढ़ती गई है तो फिर हम लोगों को हौसला देते गए हैं कि अब सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह इतने दिनों में। ठीक है, सही बात है। डॉक्टर जावेद इकबाल ये फरमाइएगा कि कोरोना वायरस जो है वो एक से दूसरे को लगता है, जब कोई अलामात ज़ाहिर ना हो तब भी लग सकता है, और जब अलामात हों तब भी लग सकता है। ये जिसमें एक दफ़ा कोरोना वायरस का अटैक हो जाता है, क्या ये दोबारा भी हो सकता है? हाँ, इस बारे में भी कुछ एग्जैक्ट मैं आपको जवाब नहीं दे सकूँ, भी इस पर काफ़ी डिस्कशन आज भी चलती रही है कि क्या एक वायरस स्टेन के अगेंस्ट इम्यूनिटी आ जाएगी तो कोई दूसरा वायरस स्टेन तो नहीं आ जाएगा। मगर अभी जो चल रहा है, हाँ अभी वाले में तो वो इम्यून हो जाएगा ना। इम्यून हो जाएगा। वैसे भी अब तो जो वायरल, जैसे अब डेंगू के एक स्टेन से आप इम्यून हो जाते हैं जब, तो 6 माह तक आपको कोई और उसकी सीरोटाइप हमला नहीं कर सकती। अच्छा, वो नॉन स्पेसिफिक इम्यून भी आपको कर देता है, IgM बन जाता है ना, तो IgM जो है वो प्रोटेक्ट करता रहता है। तो इस केस में भी यही है कि जो एक दफ़ा इम्यून हो जाएगा तो उसकी बाकी स्टेन्स को इम्यून रहेगा कुछ ख़ास पीरियड के लिए। एंड आई होप कि इतनी देर तक, जब तक कि कोई दूसरा एपिडेमिक आएगा तब तक वैक्सीन भी आ चुकी होगी। आपको लगता है कि आज वैक्सीन का जो है, अभी जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैं पढ़ रहा था कि अभी इस वक्त जो है अमेरिका में, USA में एक बंदा, वहाँ पे 45 लोगों ने अपने आप को वॉलंटियर किया है कि जी हम जो है वैक्सीन लगवाने के लिए, हेल्दी लोग जो है कि हमें वैक्सीन लगाई जाए। अब वैक्सीन आप पता किससे बनाई जाती है? खुद वायरस से। तो देयर आर चांसेस कि उससे इन्फेक्शन भी हो जाए, लेकिन वो वायरस जो बनी हुई वैक्सीन है उससे लगवाने को तैयार हैं 45। और पहला जो है आज शख्स जिसको वैक्सीन लगने जा रही है वो भी कल तक सारी उसकी डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी। तो इसका मतलब है कि वैक्सीन अगर आज इसके ट्रायल्स कामयाब होते हैं तो विद इन 1 year और 6 months वैक्सीन ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल होएगी। डॉक्टर साहब थोड़ी सी टेक्निकल बात है, जब ये वैक्सीन से या जरासीम अंदर चला जाता है तो हमारे अपने बदन का मुदाफ़ियाती निज़ाम इसके ख़िलाफ़ कैसे काम करके अपने आप को बचा सकता है? जब कोई वायरस अंदर अटैक करता है तो बॉडी के जो एक डिफेंस फोर्स है जिसको हम कहते हैं ये ल्यूकोसाइट्स,
न्यूट्रोफिल्स और ये सारे जो मुख्तलिफ लिम्फोसाइट्स हैं, ये सारे के सारे आगे से एक हरावल दस्ता तैयार हो जाता है और ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे वायरस होती है। वहाँ पे ये एक इन्फ्लेमेशन का बायस भी बनते हैं और सम टाइम ये क्लियर भी कर लेते हैं मामला। ये ऐसे ही कि जैसे फ़ौज की किसी का हमला हो जाए तो हमारी फ़ौज आगे से हमला करती है, अब तो उसके दो रिजल्ट आ सकते हैं। या तो हमारी फ़ौज दुश्मन को निकाल के उस मामले को क्लियर कर दे, और सेकंड ये हो सकता है कि उनकी जो फायरिंग है और उसके दौरान और कैजुअल्टीज़ लोकल ही हो जाए। तो यहाँ पे भी यही सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम ने आना है, डिफेंस सिस्टम ने वहाँ इन्फ्लेमेशन कर देनी है, उसके नतीजे में पेशेंट को फीवर होना है। तो फीवर एक प्रोटेक्टिव साइन होता है हमेशा। तो वो जो फीवर हो रहा होता है असल वो केमिकल की वजह से हो रहा था जो डिफेंस सिस्टम के थ्रू निकलते हैं। अब दोनों वेज, अगर तो वायरस ज़रा कमज़ोर हो तो उसको क्लियर कर देते हैं और थोड़ा बहुत बुखार हुआ पेशेंट ठीक हो गया, और अगर वायरस ज़्यादा तगड़ा हो तो फिर डिफेंस सिस्टम तरह नाकाम हो जाता है। तो अब आपकी बात से बाहर निकली है जी जी कि ऐसा मरीज जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, ऐसा शख्स, वो क्या होता है यानी इम्यूनो कॉम्पिटेंट का मतलब ये कि उसको कोई डायबिटीज नहीं है, उसको कोई ये कोई दवाइयों के ऊपर नहीं है, कोई स्टीरॉइड्स नहीं ले रहा, कोई अस्थमा का मरीज नहीं है, कोई उसको सीओपीडी नहीं है, ब्रोंकाइटिस नहीं है, वो कोई स्टीरॉइड्स के ऊपर नहीं, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स के ऊपर नहीं है, तो वो जो पेशेंट है वो इम्यूनो कॉम्पिटेंट कहलाएगा। अब इम्यूनो कॉम्पिटेंट निज़ाम तगड़ा है ज़रा उसका, इसीलिए लोग कहते हैं ना, इतनी थ्योरी चल रही होती है कि आप ये डाइट बेहतर करें, फलां करें, वो भी ये सारा इम्यून बूस्ट करने वाली बात है। जिंक के बारे में बात हो रही है, वो अभी अच्छा ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये आप, अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है और आपका इम्यून सिस्टम का तल्लुक आपकी बॉडी की एंजाइटी के साथ भी होता है, आप स्ट्रेस में नहीं रहते बहुत ज़्यादा, तो आपका इम्यून सिस्टम बेटर होता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप खुद कंपोज हैं, आपका फेथ बड़ा अच्छा है अल्लाह ताला के ऊपर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो इसका मतलब है कि आप वायरस को क्लियर भी कर जाएंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और 2% मोर्टेलिटी का मतलब ये भी तो है ना कि 98% रिकवर भी हो रहे हैं। इसका मतलब है कि 98% चांस है कि आप वायरस को क्लियर कर लें। और यंग लोग जो हैं उनको तो ख़तरा नहीं है, वो इम्यून कॉम्पिटेंट यूजली होते हैं। यंग से क्या मुराद है? एज, ये जैसे आप और मैं बैठे हैं और इसके अलावा यंगस्टर्स 40 तक कह लें हम, 40 तक जो है, और फिर उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए उम्र बढ़ती जाए, बीमारियाँ बढ़ती, कोमॉर्बिड इलनेसेस, ठीक है, जैसे कोई लंग की डिजीज़ हो गई हैं, बाकी चीज़ें हो गई, तो उसमें फिर वैसे भी डेथ रेट फिर वहाँ वैसे भी तो बढ़ जाता है ना इन्फेक्शन के साथ। जी, सेम इज विद दिस वायरस। ठीक हो गया। डॉक्टर जावेद इकबाल, इंक्यूबेशन पीरियड का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया था, यानी अगर आपको आज वायरस एंटर हुई है और सिम्टम्स जो हैं वो जब तक पैदा हो सकती हैं, उस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। यानी इस पीरियड में वायरस अंदर अपने आप को रेप्लिकेट तो कर रहा है जी, लेकिन अभी आपको इलामात नहीं है, तो इस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इट कैन बी शॉर्ट एज 2 days एंड इट कैन बी लॉन्ग एज 14 days। अभी तक 24 days इन फ्यू सिचुएशंस हुआ है ऐसे, लेकिन 2 to 14 इसके इंक्यूबेशन पीरियड है। इन दिनों में अगर आप किसी को एक्सपोज हुए तो अपने आप को 14 days तक आइसोलेट कर लें। आइसोलेट घर में भी आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं उसके लिए वो कोमा जगह प्रोवाइड करें, घर में आप डिस्टेंस पे कर लें अपने आप को। तो ये जो लोग बहुत सारी अशिया खुर्दनी यूरोप में ज़्यादा ट्रेंड है, और कुछ टिश्यू पेपर और फलां चीज़, सैनिटाइज़र्स और ये जो जमा कर रहे हैं, होर्डिंग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं है। जो पेशेंट, जब जो लोग घर में बैठे हुए हैं, जिन हेल्थ केयर प्रोफेशनल नहीं हैं, जिनका एक्सपोजर नहीं है इस तरह किस्म के वायरस ज़्यादा लोगों से, उनको क्या पड़ी हुई है कि घर में स्टॉक कर रहे हैं अननेसेसरी। ये ख़ास तौर पर जब ये अभी एपिडेमिक भी नहीं है हर जगह पे, अभी पाकिस्तान में भी एपिडेमिक तो नहीं हुआ उस तरह से कि भाई इतना ज़्यादा, अभी तो जो केसेस आए हैं बाहर से ही आए हैं ना, उनकी हिस्ट्री टेस्टिंग हुई है। वो डॉक्टर साहब कहते हैं ना एहतियात इलाज से बेहतर है, तो इसलिए ये एहतियाती तदाबीर हैं कि आप अलग थलग होकर बैठ जाएं, बिला वजह कहीं ना जाएं, यानी क्या पता किसी से आपको उसको, लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा मास्क स्टोर कर लें अपने घर में या सैनिटाइज़र जो है उनको आप स्टोर करना शुरू कर दें, तो फिर ये दूसरी ये गलत रुझान है, ये गलत रुझान भी है, इसमें ह्यूमैनिटी का मसला भी आ जाता है। यानी आपने दूसरों को जो काम आनी थी चीज़ें वो आपने रखनी चाहिए, आपके काम ये डॉक्टर्स के काम आनी है हॉस्पिटल में जो मरीजों को देख रहे हैं, तो आपने स्टॉक उठा लिए तो वो कहाँ से लेंगे? मार्केट में शॉर्टेज पैदा करना बहरहाल ठीक नहीं है। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब,
डॉक्टर के पास कोई आया, उसने डायग्नोज कर लिया खांसी हो रही है, सस्पेक्ट कर लिया, सस्पेक्ट कर लिया उसने, और क्या टेस्ट्स हैं जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये है या नहीं है? नेज़ल स्वैब लेते हैं, यहाँ से बनाते होते हैं, और कई लोगों का यहाँ से भी जो है वो कर लिया जाता है, थ्रोट के अंदर से, जो ट्रैकिया के पास, ट्रैकियल वॉश भी, लेकिन नेज़ल स्वैब कॉमनली यूज़ होता है। और ये नाक से? जी नाक से। इसकी अभी ये चुगताई और शौकत खानम लैब्स हैं ये भी कर रही हैं प्राइवेटली, और जो इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ है वो हुकूमत के साथ लियाज़ान करके तो वो भी कर रहे हैं, तो उनके लोग सैंपल भी ले जाते हैं, और हॉस्पिटल्स का चूँकि डायरेक्ट उनसे रब्ता होता है जी, जहाँ किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे वो वहाँ पे रिपोर्ट होगा केस, वो फिर उसके डाटा लेते हैं, सैंपल लेते हैं, प्लस उसके कॉन्टैक्ट्स को भी ट्रेस करते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, इतना डर खौफ क्यों है लोगों में? क्या ये, आपने तो कहा 2% लोगों को होती है, वो वैसे भी आईसीयू में 2% नहीं होती, नहीं 2% के लिए जानलेवा साबित होती है। जिनको होती है, मुआशरे में कितने लोगों को ये जानलेवा साबित हो सकती है परसेंटेज वाइज? आप इस तरह से देखें, जैसे जब किसी मुल्क में जंग लग जाती है, जैसे जंग लग गई सियालकोट सेक्टर पे से जी, तो जो खौफ है वो लाहौर तक फैल जाता है, पैनिक। इसी तरह से जो जब इस तरह का एपिडेमिक फैला होता है तो उसमें अफवाहें भी फैलती हैं, उसमें किस्से कहानियाँ भी चल पड़ते हैं, उससे और ज़्यादा। और पहले चूँकि ये सोर्स इतना फास्ट नहीं था जी, फेसबुक व्हाट्सएप ने, तो व्हाट्सएप ग्रुप से इतने आ गए हैं। हाँ जी। अब तो मैंने देखा आज फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स ने एक फाइनल ईयर एमबीबीएस कोरोना वायरस ग्रुप बनाया होता है। अच्छा। और मैंने एक फेसबुक पे ग्रुप देखा, मेरे क्लास फेलो ने अमेरिका से किसी ने ग्रुप बनाया कोरोना वायरस अपडेट, अपडेट्स के नाम से, और वो इनवाइट करेंगे ज्वाइन करें। तो वो फिर उसमें कहानियाँ किस्से भी शुरू हो जाते हैं, कुछ बातें सही होती हैं, कुछ अफसाना भी हो जाए, एज सच फॉरवर्डेड होती हैं। हाँ, तो ये बात है, इससे पैनिक फैल गया है। अदरवाइज शायद अगर आप मोर्टेलिटीज़ देखें तो बाकी डिजीज़ की मोर्टेलिटीज़ इनसे कहीं ज़्यादा है। और फिर स्कूल ऑफ थाट्स का बड़ा फ़र्क आना शुरू हो गया। एक स्कूल ऑफ थाट कह रहा है कि ये लार्ज पार्टिकल वायरस है, अच्छा, तो इसलिए आप अगर सर्जिकल मास्क पहन लेंगे जो रूटीन में मिलता है तो कोई इशू नहीं, उसके साथ रुक जाएगा, प्रॉब्लम प्रोटेक्शन हो जाएगी। वो एक और कहानी दूसरी किसी ने फैला दी, उसने कहा जी नहीं, इसके जो साइज़ है इतने माइक्रोन्स हैं, स्मॉल है ये, तो ये तो सिर्फ N95 इसको रोक सकता है। मास्क? हाँ, N90 मास्क की बात करें, मास्क की किस्म एक N95 है जो स्मॉल पार्टिकल्स को भी गुजरने नहीं देता। तो वैसे मास्क किन किन को इस्तेमाल करना चाहिए और किस किस्म के मास्क मास्क सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इस्तेमाल करना चाहिए, वन। दूसरा, कोई सस्पेक्टेड केस है तो उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको करना चाहिए, और इटसेल्फ पेशेंट को करना चाहिए। अच्छा, बाकी जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं वो तो दूर की बात है, पेशेंट खुद उसको बड़ी ज़रूरत है, इसलिए कि उसके अंदर इन्फेक्शन रेट जो है वो उससे ट्रांसमिट ना हो, नंबर वन। नंबर टू ये है कि उसको खुद इन्फेक्शन ना हो, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो आउटडोर कार्य होते हैं ख़ास तौर पे। तो ये कोविड क्या चीज़ है, कोविड-19? हाँ, कोविड-19 इसलिए कहते हैं 19 में फैला है। अच्छा, कोरोना वायरस इसको कहते हैं, लेकिन वो जो उसका नाम इसलिए नोवल कोविड, नोवल इसलिए कहा गया कि इस दफ़ा ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रही थी, तो इसका नया नाम रखा गया। प्लस ये कि 2019 में फैला तो उसको 19 भी साथ ही लगा दी गई, ये एक इसको ड्रामाई किस्म का नाम दिया गया है। सही। डॉक्टर जावेद इकबाल, खांसी हो गई ये पता चल गया, नाक से ले लिया, और कोई सीने पे अलामा डॉक्टरी पॉइंट कुछ और टेस्ट भी किए जा सकते हैं, जैसे कि अब हर पेशेंट जो है वो सिम्टोमेटिक नहीं होगा जी, कुछ माइल्ड सिम्टम्स के साथ आएंगे, उनको फीवर कफ हुई और ठीक हो गए। कुछ लोग होंगे जो उससे ज़्यादा सांस खराब होगा, उसमें से भी कुछ वैराइटीज़ की ऑक्सीजन ड्रॉप होएगी, कुछ के नहीं ड्रॉप होएगी। कुछ को वेंटिलेटर की ज़रूरत होगी, कुछ को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं होएगी जी। तो ये सारे जो पेशेंट्स हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न्स के साथ आएंगे। कुछ के जब हम चेस्ट एक्सरे करेंगे तो नॉर्मल होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ के चेस्ट एक्सरे हम करेंगे तो उस पर ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़ होएंगी, मतलब उनके इन्फिल्ट्रेट्स होएंगे। वो आमतौर पे ये डबल नमोनिया टाइप करता है, दोनों लंग्स, जिसको लोग कहते हैं बाई डबल नमोनिया, बाईलेटरल। यूनिलैटरल नमोनिया इसमें अनकॉमन है। अच्छा,
ये तो और भी अज़ा को इन्वॉल्व कर सकता है, जिगर को? जब एक दफ़ा, हाँ जी, ये जब सिस्टेमिक इन्फेक्शन होती है तो आपके जो लोग अपने टेस्ट LFT करवाते हैं, ALT AST, वो ख़राब हो सकते हैं। आपको ट्रॉपाई जो बायोकार्डियम के साथ लिंक्ड होता है वो बढ़ सकता है, और ये जो आपके लिम्फोसाइट्स हैं ये कम हो सकते हैं, लिम्फोपेनिया हो जाता है। इट इज़ इन कंट्रास्ट टू अदर वायरल इन्फेक्शंस, लिम्फोपेनिया होता है। और फिर एक इसका प्रोकल्सीटोनिन मार्कर है, वो कम हो सकता है इसके अंदर, हालांकि वो बाकी सेप्सिस वगैरह में वो बढ़ जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं, जिनको जब एक पेशेंट को थारली इन्वेस्टिगेट किया जाता है, वर्कअप किया जाता है, तो उसके अंदर ये सामने आ सकती है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, इसका इलाज कोई मुमकिन है? इलाज बड़ा सिंपल है। आपने एक तो पेशेंट को आइसोलेट कर लिया, उसके टेस्ट भेज दिए, उसको ऑब्जर्वेशन में रख लिया। अगर उसमें कोई ऐसी सिम्टम्स डेवलप हुई जो उसको ऑक्सीजन की शदीद कमी हो रही हो और वो एग्जॉस्ट हो रहा हो, तो उसको वेंटिलेट किया जा सकता है, और फिर वेट किया जा सकता है कि वायरस रिकवर हो जाए तो पेशेंट वापस आ जाए जी। हाल दो मोर्टेलिटी उस पर ज़रा ज़्यादा हो जाती है, वेंटिलेशन के अपने मसले होते हैं जी। और इसके अलावा ये है कि अभी एक ड्रग ट्राई की गई है जिसको क्लोरोक्वीन का नाम ये तो बड़ी पुरानी मलेरिया की जो दवाई है। अब देखिए कई सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम यूज़ नहीं अब करते थे और अब यूज़ होने लग गई। तो क्लोरोक्वीन के ऊपर ट्रायल्स हुए हैं। कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो HIV में, एड्स के मरीज़ों में यूज़ करते थे, उनको यहाँ ट्राई किया गया और उसके साथ अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो ये है कि अब मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रायल्स हो रहे हैं ड्रग्स के ऊपर। अभी मैंने डॉक्टर जमान ने जो है इन्फॉर्म किया है, ही इज़ इन जिन हॉस्पिटल, कि पायराजीनामाइड एक दवाई है जो TB की दवाई है, आपको पता ही है, उसके बारे में भी उसने कहा है कि ये अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। मतलब वो ही इज़ इन कॉन्टेक्ट विद सम डॉक्टर्स आउटसाइड पाकिस्तान। तो ये बात। तो डॉक्टर साहब, बेस्ट क्या है कि हम अपनी सेहत का कैसे ख्याल रखें कि हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत ही अच्छी हो और प्रिवेंशन जो है वो क्योर से बेटर रहे? कैसे वो आप जिक्र भी कर रहे हैं। हम विटामिन C हम अपने फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, जूसेस पिए नेचुरल। इसके बाद हम जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक का कैसे करें? जिंक जैसे गाची खा लें। जिंक का बड़ा कॉमन है, हर तरह मिल जाता है, आपको पता ही है। मल्टीविटामिन साथ मिल जाता है। और जो हम बैलेंस डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट लें, बाहर के खाने ज़रा अवॉइड करें अभी, और अपने आप को जो है गर्म पानी के गरारे रखें, 5 टाइम अपना वज़ू करके नमाज़ पढ़ें, हाथों को बार बार वॉश करते रहें। अगर आप बाहर किसी जगह सरफेस टच में आए हैं तो उसके बाद हैंड सैनिटाइज़र रखे जा सकते हैं। अगर हमने बाहर पब्लिक प्लेसेस में जाना है तो फिर उसको वॉश कर लें। तो ये मेन हैंड सैनिटाइज़र अगर नहीं भी मिले तो हैंड वॉश करने से भी बेनिफिट ही है, नुकसान तो कोई नहीं है ना उसका। ठीक है। लोग बड़े इस बारे में परेशान हो रहे हैं कि सैनिटाइज़र नहीं मिल रहे, तो मेरा उनको मशवरा है कि आप हैंड वॉश कर लें टैप वाटर से। आपको लगता है डॉक्टर साहब कि रमज़ान के आगाज़ तक इसका कुछ जोर टूटेगा? इंशाल्लाह टोटली होपफुल है। तो रमज़ान का जिक्र आया, तो रमज़ान से पहले भी जो बहुत स्टूडेंट्स हैं या जो लोग बहुत मेल मिलाप रखते हैं, बहुत कुर्बत में चले जाते हैं, या और जो हैं ऐसे लोग जिनको इजाज़त है कुर्बत में जाने की शरई तौर पे, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? जो शरई तौर पे इजाज़त है वो इजाज़त है, इसमें भी। अच्छा, उसमें वायरस ममानत नहीं है। अच्छा, ठीक है। जो वो भी तो हो सकता है इन्फेक्टेड हो कोई उनमें से पार्टनर फिर तो आइसोलेट हो जाएगा ना। आइसोलेट वो तो किसी ने कहा कि किसी को आजकल रिपोर्ट कर दो कि ये इसको प्रॉब्लम है, तो वो 10-15 दिन उनको वैसे आइसोलेट होना पड़ेगा। अच्छा, अगर कोई खातून को गिला शिकवा है तो वो कह दें कि कर दिया, बिल्कुल ठीक है, या अदर वे राउंड भी। ये तो अब घर के अंदर खुद ही या आप कह दें कि ये मतलब मियाँ जो है वो कह दे कि मैं मोबाइल पे जरासीम जो कोरोना है मौजूद है, तो कोई चेक भी नहीं कर सकता। अभी शुक्र है कि मोबाइल टू मोबाइल नहीं ट्रांसमिट हो रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है मोबाइल टू मोबाइल ये वायरस। इसलिए बेस्ट आइसोलेशन इज कि भाई आप फ़ोन पे अपनी मशवरे करना शुरू कर दें, टेलीमेडिसिन को रुझान पकड़ जाए। तो ये है कि अभी तो बहुत सारी ये चीज़ें डिस्कशन में आ रही है ना, टेलीमेडिसिन का रुझान इसकी वजह से हो सकता है कि फ़रोग़ पाएगा इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब,
नींद अगर कोई बंदा पूरी करे, बैलेंस 7 डाइट आवर ले, स्लीप, हाँ। और आप फरमा रहे थे कि बैलेंस डाइट भी हो जाए, कोई हल्की आउटडोर वॉक वगैरह, क्योंकि अब तो सर्दी उतनी नहीं ना रही इंडोर नहीं, की। बिल्कुल नहीं, हाँ। और आपने फरमाया था कि एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, इसका असर कोरोना की बीमारी पर क्या पड़ता है? देखिए, स्ट्रेस आपकी इम्यून सिस्टम को ओवरऑल डाउन करती है। स्ट्रेस का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में ऐसे केमिकल रिलीज होंगे जो आपकी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगे। तो स्ट्रेस, तो क्रॉनिक स्ट्रेस और एक्यूट स्ट्रेस और क्रॉनिक स्ट्रेस, दोनों स्ट्रेसेस जो हैं ये मामलात को बिगाड़ सकती हैं। ठीक है। आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम ख़राब हो सकता है। ये तो इम्पॉर्टेंट है कि अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना सीखें। और अब इस सारे एपिडेमिक के दौरान भी सारा नर्व्स का एग्ज़ाम है, मैं समझता हूँ। अच्छा। अगर आप अपने नर्व्स पे काबू पाए रखें ना, तो मामलात काफ़ी हद तक ख़राब होने के चांस नहीं है। लेकिन अगर हर बंदा पैनिक होकर सड़कों पे सैनिटाइजर्स और मास्क के पीछे भागना शुरू कर दे, मूड मिजाज भी लोगों का बिगड़ जाता है स्ट्रेस की वजह से। लड़ाई झगड़ा, खाम खा का किल, घरों में किल, बाहर। तो इसलिए तो मैं सबको ये मशवरा दे रहा हूँ कि रिलैक्स होकर अपने घरों में बैठे। बच्चों को छुट्टियाँ, वो वैसे घर पे हैं, और आपको भी ऑफिस में भी आप वो लोगों को कम कर रहे हैं, जितना ज़रूरी स्टाफ है उसको बुला रहे हैं, और बाकी अननेसेसरीली हॉस्पिटलों में भी ना भागें। थोड़ा सा फ़ायदा भी है, अगर लड़ाई होगी तो लोग जो है वो मुंह उधर करके सो जाएंगे, तो उसमें भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। सही है। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आपने बहुत अच्छे अंदाज में इसका अहाता किया, क्योंकि लोगों को इससे डर भी बहुत लग रहा है और मालूमात का भी फुकदान है, जिसको कहते हैं ना मुस्तनद। हाँ, मुस्तनद मालूमात कम है। तो आपने बिल्कुल इन द निक ऑफ टाइम हमें बहुत अच्छी मालूमात बड़े आसान पे राय में दी, और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर जावेद इकबाल हमें बता रहे थे कि कोरोना वायरस नोवल क्या था डॉक्टर साहब? नोवल कोविड-19 जो है, और ये सारा जो सिलसिला है असल में इसकी हकीकत क्या है। तो उम्मीद है कि आप इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। हम जाने से पहले आपके मनोरंजन के लिए और आपको अच्छा फ़ील कराने के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा है कि टेंशन से ये बढ़ जाता है मसला, हमारा क़ुव्वत मुदाफ़ियत लो हो जाती है। हम चाहते हैं कि आप मौसीकी से अपना दिल बहलाएं। और डॉक्टर मैंने कह दिया, अब इतना ज़हन पे है, वसीम मज़हर अली साहब ने, ये भी म्यूज़िक के डॉक्टर हैं, मौसीकी के डॉक्टर हैं। आज क्या सुना रहे हैं आप? सर, आज एक गाना सुना रहा हूँ मैं आपको कोरोना के मुतालिक, क्योंकि उधर अली ज़फ़र साहब का आ गया कोरोना के मुतालिक। वो एक गाना था डॉक्टर जावेद इकबाल, बड़ा पुराना, मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो वुहान में कहीं, अता पता मालूम नहीं। तो आगे था कोको को रीना, तो उन्होंने कहा ये उसको उन्होंने कोरोना बना दिया। सही। तो आप क्या बता रहे हैं? मैं सर आपको सुना रहा हूँ आज के ऐसी उलझी नज़र उनसे हटती नहीं, क्योंकि बिल्कुल ये डॉक्टर साहब ने कहा कि ध्यान हटाएं तो हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये बहुत, डॉक्टर साहब आपकी नज़र की बात कर रहे हैं कि इस पे नज़र डालिए, नज़रसानी कीजिए, ये बहुत ही खूबसूरत गाना है। ज़बरदस्त सुनाइए। ऐसी उलझी नज़र उनसे हटती नहीं, वल्लाह। अच्छा, दांत से रेशमी डोर अब कटती नहीं। क्या बात है। और उम्र जो है वो पता नहीं क्या होके सफ़ेद हो गई। कुछ ऐसे ही है ना? ऐसा ही सर। ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर एजाज़ कुरैशी को और डॉक्टर हमारे मोहतरम मेहमान डॉक्टर कंसल्टेंट हमारे हैं डॉक्टर जावेद इकबाल, हमें इजाज़त दीजिए, और ओवर टू वसीम मज़हर अली। Lay, mic test lay.
ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। ला 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 ला। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदली जवानी की छटती नहीं। वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है। डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, हो थोड़ा कच्चा है जी, हो दिल तो बच्चा है जी। किसको पता था पहलू में रखा दिल ऐसा पाजी भी होगा। हम तो हमेशा समझते थे कोई हम जैसा हाजी भी होगा। किसको पता था पहलू में रखा दिल ऐसा पाजी भी होगा। हम तो समझते थे कोई भी होगा हम जैसा हाजी ही होगा। हाय जोर करे कितना शोर करे बेवजह बातों पे ऐवी गौर करे। दिल सा कोई कमीना नहीं है, कोई तो रोके कोई तो टोके। इस उम्र में अब खाओगे धोखे। डर लगता है इश्क करने में जी, दिल तो बच्चा है जी, हाँ, थोड़ा कच्चा है जी, दिल तो बच्चा है जी। ऐसी उदासी बैठी है दिल पे, हंसने से घबरा रहे हैं। सारी जवानी कतरा के काटी पीढ़ी में टकरा गए हैं। दिल धड़कता है तो ऐसे लगता है वो
आ रहा है कोई देखता ही न हो, प्रेम की मारे कटार दिल पे, तो ये लम्हे कटते नहीं हैं आँखों में मेरी, हटते नहीं हैं। डर लगता है खुद से कहने में भी, दिल तो बच्चा है जी, ओ थोड़ा कच्चा है जी, ओ दिल तो बच्चा है जी। ला रा 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 रा, ला रा 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 रा, ला रा 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 रा। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की छटती नहीं। वल्लाह ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है। डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, ओ थोड़ा कच्चा है जी, ओ दिल तो बच्चा है जी। थैंक यू।